हेलो बच्चों, आई होप मेरी आवाज़ को आप अच्छे से सुन पा रहे हैं और स्क्रीन को देख भी पा रहे हैं। आ, इससे पहले कि मैं क्लास में आगे बढ़ूं, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि बाहर थोड़ा मौसम ठीक नहीं है, तो इस वजह से अगर बिजली की कोई आपूर्ति होती है तो हो सकता है थोड़ी सी समस्या आएगी हम लोगों को क्लास कंडक्ट करने में। तो हम लोग लास्ट क्लास में अब जो बात कर रहे थे वो था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में स्प्रिंग्स पर आधारित क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। हमने ये सीखा था कि स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स kx का होता है ना, और रिपेल करेगा, रिपेल नहीं, धक्का लगाएगा स्प्रिंग या फिर खींचेगा स्प्रिंग, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्प्रिंग की हालत क्या है। अगर पहले से खींची हुई है स्प्रिंग, उसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ, लेकिन उसको खींच के 15 सेंटीमीटर अगर कर दिया जाएगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग दोनों एंड पॉइंट को अपनी ओर खींचती है। जबकि अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्प्रिंग को अगर दबा करके 5 सेंटीमीटर कर दिया जाएगा, तो यही स्प्रिंग धक्का लगाएगी दोनों ही एंड पॉइंट पर, यानी अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगी यही स्प्रिंग। और स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स माना जाता है कि kx के बराबर है। यहां पर x कंप्रेशन या एलोंगेशन और k स्प्रिंग कांस्टेंट। इतनी जानकारी के बाद हम लोगों ने कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें कि इंक्लाइंड सरफेस भी था, छत से लटकने वाला एक स्प्रिंग भी था, और ऐसा भी हुआ था कि एक बार पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर एक्सेलरेटेड भी था। अलग अलग हालत में हम लोग स्प्रिंग के तरफ से लगने वाले फोर्स पर चर्चा किए थे। और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में जाके मैं आपको यह सवाल दिया था करने के लिए कि इस तरह से एक धागा है, धागे से जुड़ा हुआ ये एक ब्लॉक 4 kg का, और उसके बाद फिर 6 kg का ये एक दूसरा ब्लॉक, दोनों आपस में जुड़े हुए इस स्प्रिंग से, ठीक है, इस स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं ये दोनों ही ब्लॉक्स, ऊपर में धागा। अब सवाल यह था कि अगर रस्सी को कट कर दिया जाता है यहां से, तो रस्सी को कट करने के तुरंत बाद ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। रस्सी पूरी तरह से ढीली हो चुकी होगी, रस्सी का टेंशन माना जाएगा कि 0 हो गया, रस्सी टूट चुकी है। उसके बाद दोनों ही ब्लॉक्स का अलग अलग एक्सेलरेशन आखिर कितना होगा, इसको मैं प्रॉपरली सॉल्व करने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं पहले यह तो जान लूं कि अगर रस्सी जुड़ी हुई थी तो अलग अलग ब्लॉक्स पर किस तरह के फोर्सेस लग रहे थे। और जो मैं सवाल अभी बता रहा हूं आपको, इसको आप एकदम ध्यान से सीखेंगे, और ठीक ऐसा ही दूसरा सवाल फिर से मैं दूंगा और मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे कर सके इसे। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। तो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से सीखो, और कोई भी सीख सकता है, बहुत आसान कंसेप्ट है। तो देखिए, ये अगर 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है, 4 kg ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहला फोर्स नीचे की ओर 40 न्यूटन का, इसके अलावा एक और फोर्स नीचे के तरफ, स्प्रिंग कांस्टेंट तो दिया नहीं है कि कितना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एफ एस, एस फॉर स्प्रिंग। ठीक, ये स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला नीचे के तरफ खींचने के लिए स्प्रिंग फोर्स, और ऊपर के तरफ खींचने के लिए एक टेंशन वाला फोर्स। ये तब की मैं बात कर रहा हूं जब रस्सी को कट नहीं किया गया है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा 6 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में पहला फोर्स नीचे की ओर 60 न्यूटन का, और फिर दूसरा फोर्स ऊपर की ओर कितना, एफ एस। ठीक, और एफ एस का वैल्यू हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक। सब कुछ शुरुआत में इक्विलिब्रियम में मानते हुए हम लोग पता कर सकते हैं एफ एस का वैल्यू है 60 न्यूटन, और दूसरा टेंशन का वैल्यू भी बताया जा सकता है। अब इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट समझ जाइए कि चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, एफ एस का वैल्यू हुआ 60 न्यूटन के बराबर। और अगर एफ एस का वैल्यू हमें पता है और ये 40 न्यूटन है, तो कुल मिला के टी का वैल्यू बनना चाहिए 100 न्यूटन। लेकिन याद रखो, ये सभी बातें तब के लिए हैं जब रस्सी जुड़ी हुई थी, अभी कट नहीं किया गया है रस्सी को। ठीक, अब इसके आगे के बारे में डिस्कशन करता हूं जब रस्सी को कट कर दिया जाए, जस्ट आफ्टर
लिखिए नोटबुक में आप, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग के कट कर दिए जाने के तुरंत बाद, अब जो स्टेटमेंट है वो ये है कि स्प्रिंग में जितना खिंचाव था वो खिंचाव में बदलाव आना शुरू होगा कुछ समय बाद, लेकिन जैसे ही रस्सी को कट करेंगे उसी वक्त अगर देखें तो स्प्रिंग में जितना खिंचाव था उतना ही अभी भी है। सुनाई दिया मैं क्या बोला? अभी क्लियर होगा, पहले लिख दो इस बात को। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, elongation in spring will remain same। इसका क्या मतलब हुआ अभी तुरंत बताता हूं। देखो, ये हमारे पास डायग्राम था ना ऐसा। अगर इस स्प्रिंग में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 10 सेंटीमीटर का खिंचाव मौजूद था, ठीक है, शुरुआत से ही जब रस्सी को नहीं कट किए हैं उसी वक्त स्प्रिंग में 10 सेंटीमीटर का एलोंगेशन पहले से मौजूद था। अब अचानक से रस्सी को कट कर दिया गया। रस्सी को अचानक से अगर कट कर दिया जाएगा तो कट होने के बाद इस 4 kg ब्लॉक को नीचे खींचा जाएगा। कौन खींचेगा नीचे? स्प्रिंग खींचेगा नीचे, और ग्रेविटी यानी 40 न्यूटन वाला फोर्स भी खींचेगा नीचे। 4 kg वाला ब्लॉक नीचे जाना शुरू करेगा, लेकिन इसको नीचे जाने में कुछ समय लगेगा। एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कुछ रहेगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना इसका। ठीक वैसे ही इस 6 kg ब्लॉक का भी नीचे या ऊपर जो भी जाना होगा वो सब कुछ समय बाद होगा, क्योंकि इसको जिधर भी जाना है उधर डिस्प्लेस होने में कुछ तो समय लगेगा, और इस समय का इंतजार हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। मैं बस ये बोल रहा हूं कि रस्सी को तुरंत कट किए और बिना थोड़ा भी इंतजार किए मुझे बताओ कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बिना थोड़ा भी इंतजार किए, इसका मतलब स्प्रिंग जितना फोर्स पहले लगा रही थी ठीक उतना ही अभी भी लगा रही होगी। इसमें किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट 4 kg में अभी आने का मौका ही नहीं दिया गया, और ना तो 6 kg में कोई भी डिस्प्लेसमेंट का मौका दिया गया। इस कारण से स्प्रिंग में अभी भी रस्सी को कट करने के बावजूद 10 सेंटीमीटर का खिंचाव मौजूद रहेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर 4 kg थोड़ा सा नीचे चला जाए अगर, तो यह 10 सेंटीमीटर का 9 सेंटीमीटर बन सकता है, लेकिन वह कुछ समय बाद होगा। मैं बस यही बता रहा हूं। अगर जस्ट आफ्टर पूछा जाता है ना कभी भी, जस्ट आफ्टर, तो रस्सी को कट करने के तुरंत बाद अगर देखेंगे तो रस्सी में उतना ही खिंचाव अभी भी मौजूद है। यही मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब नया फ्री बॉडी डायग्राम किस प्रकार से बनना चाहिए? वही पुराने फ्री बॉडी डायग्राम को चलो मैं कॉपी कर लेता हूं। अब पुराने फ्री बॉडी डायग्राम को ही मैं यहां पर कॉपी कर लिया। बस ये है कि इसमें टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि रस्सी तो कट कर दी है। यही एकदम ठीक यही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग की बात कर रहा हूं मैं। जस्ट आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, धागे को कट करने के तुरंत बाद का यह बनाया हुआ फ्री बॉडी डायग्राम है, जिसमें कि मैं टेंशन को नहीं दिखाया और स्प्रिंग फोर्स उतना ही लग रहा होगा जितना कि पहले लग रहा था। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में जो कुछ भी खिंचाव या फिर दबाव है वो कुछ समय बाद बदलेगा, उसको कुछ समय लगेगा बदलने में। हम लोग समय दे ही नहीं रहे इसे, तो इस वजह से कहा जाएगा स्प्रिंग। तुम ऐसे सोचो ना कि एक स्प्रिंग है, पर्सन एक खींचे हुए हो उस स्प्रिंग को, या छोड़ो कोई एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट यहीं से समझिए। तो ये कंप्लीट बात हो गई कि स्प्रिंग में बदलाव आता है खिंचाव या दबाव का कुछ समय में। तो तुरंत बाद अगर पूछा जाएगा तो ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम, हमारे पास अब आंसर आ जाना चाहिए। एफएस का वैल्यू जो निकाले थे वही रहेगा। एफएस कितना रहेगा? 60 न्यूटन के बराबर। एफएस का वैल्यू 60 न्यूटन रहेगा। यहां पर भी एफएस का वैल्यू 60 न्यूटन ही रहना चाहिए।
ठीक। तो इन दोनों बातों का इस्तेमाल करके मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 6 kg का ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन 0, क्योंकि नीचे में 60 न्यूटन, ऊपर में 60 न्यूटन कैंसिल हो गया। और इस 4 kg ब्लॉक के बारे में देखिए, न्यूटन्स लॉ यूज कर रहा हूं मैं, 60 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन बराबर होना चाहिए 4 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ए के। सही लिखा हूं? तो एक्सेलरेशन ए का वैल्यू आया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह सही आंसर है। तो कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे? जल्दी से नहीं सॉल्व करेंगे, एकदम ठहर के सोच विचार करके, और जब खूब सारा प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तो अपने आप जल्दी होने लगेगा। ठीक है? आप हड़बड़ा के कभी सवाल को नहीं करेंगे। सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? आप उस वक्त का सारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिस वक्त रस्सी जुड़ी हुई थी। सारे फोर्सेस वगैरह आप पहले पता कर लीजिए। अब रस्सी टूट चुकी है, अगर रस्सी टूट चुकी है तो ये टेंशन गायब हो गया। ये टेंशन गायब हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर नए फ्री बॉडी डायग्राम से। समझाने में समय लगा, अगर आप कर रहे होते तो मुश्किल से ये 1 मिनट का सवाल है। ठीक, तो चलिए ठीक ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन मैं देने की कोशिश करता हूं। इसमें मासेस मैं बस बदल दूंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोबारा से कि भाई चैट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? वहां पर आप आपस में बात बिल्कुल नहीं कर सकते, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है? चलिए नए सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही सवाल है, बस मास बदल दूंगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। सोच तो रहा हूं कि एक पुली भी लगा दूं। 1 मिनट का समय देना बस मुझे। ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को मैं पुली से कनेक्ट कर रहा हूं, और पुली के दूसरे साइड में रहेगा एक दूसरा मास जो फिर दोबारा से ऐसा ही देखने में लगेगा। ठीक है? देखते जाओ। और दो दो स्प्रिंग दूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। यहां पर भी स्ट्रिंग ही है, धागा ऐसे, ये भी स्ट्रिंग ही है जो कि यहां तक गया, और ये फिर घूम करके दूसरे साइड में गया, और ये फिर जुड़ा हुआ था, पुली जुड़ा हुआ है डायरेक्ट छत से ऐसे। ये रहा कंप्लीट डायग्राम। ये डायग्राम आप बना दीजिए, मैं मासेस अलग अलग लिख रहा हूं। चलो, ये है कंप्लीट डायग्राम, और मैं किसी एक रस्सी को कट कर दूंगा। ठीक है? तो आपको करना होगा खुद से सॉल्व क्वेश्चन को। ये है 4 kg का मास, और ये भी है 4 kg का मास। साथ में फिर ये है 2 kg का मास, ये है 6 kg का मास। ठीक है ना? अब क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को कट किया जा रहा है। अब पता नहीं कर पाओगे कि नहीं। मैं दे तो दिया सवाल, मुझे लगता है कि आप कर लेंगे। बहुत अधिक यही होगा ना कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप कर लेंगे और क्वेश्चन एकदम सही है। सवाल यही है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, find accelerations of each block just after cutting string। कई लोग चालाकी दिखाएंगे और जल्दी से आंसर निकालने के चक्कर में फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं बनाएंगे। ऐसी गलती मत करना। हम लोग आज तक अगर कुछ सीखे हैं तो वो यही है कि हर एक सवाल को प्रॉपरली लिख करके सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो अभी सीख ही रहे हैं ना।
प्रॉपरली लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तब तक मैं तैयारी करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ब्लॉक्स का अगर नाम रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। ठीक, 4 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स ए बी सी डी, चारों ब्लॉक्स को मैं ड्रॉ किए रहता हूं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए। मेरे सॉल्व करने का इंतजार बिल्कुल मत करो, क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाने पर ध्यान दो। ये उस वक्त का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं जिस वक्त रस्सी को कट नहीं किया गया है। ठीक, और स्प्रिंग के तरफ से कितना फोर्स लगा उस स्प्रिंग फोर्स को मैं एफ लिख दूंगा। चलिए, तो 6 kg ब्लॉक पर लगने वाला नीचे की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स है। इस पर लगने वाला नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स। इन दोनों ही ब्लॉक्स पर 40 न्यूटन और 40 न्यूटन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे लगता है आप कर लिए होंगे। अगर आप कर चुके हैं सॉल्व, तो आप चैट बॉक्स में ज़रा आंसर लिख करके बताइए कि आखिर एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का कितना निकल के आया। सिर्फ 2 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है, ये बस जवाब दे दो। अगर ये सही है तो पूरा क्वेश्चन सही रहा होगा। ठीक है, अपना नाम भी ज़रूर लिख देना कि कितना आंसर निकाले हैं आप। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना निकल के आ रहा है, बस ये ज़रा जवाब दे दो चैट बॉक्स में, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। टेंशन वाले फोर्सेस, टेंशन वाले फोर्सेस, यहाँ पर भी एक टेंशन वाला फोर्स है और इन दोनों जगहों पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा एफ एस, और यहाँ पर नीचे की ओर एफ एस। यही तो रहा कंप्लीट डायग्राम। मैं टेंशन्स का नाम लिख देता हूँ। चलो, अगर हम लोग ऐसा कर लें कि स्ट्रिंग का भी नाम रख दें। यह है स्ट्रिंग नंबर 1, माना कि यह है स्ट्रिंग नंबर 1, और दूसरे जगह पर इस स्ट्रिंग का नाम अगर मैं रख देता हूं स्ट्रिंग नंबर 2, तो T1 T2 टेंशन तो बता ही सकते हैं। देखो, एक फोर्स भी छूटा हुआ था, यहां पर एक नीचे की तरफ भी तो टेंशन वाला फोर्स लग रहा होगा ना। तो ये T1 वाला टेंशन है, ये भी T1 वाला टेंशन है, जबकि ये T2 वाला टेंशन है और ये भी T2 वाला टेंशन है। अलग अलग कौन कौन से ब्लॉक्स में बनाया हूं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, ए बी सी डी ऐसे करके हैं। ए बी सी डी ज़्यादा कठिन नहीं है। जो प्रोसेस बताया हूं वो अगर समझे और उसको अप्लाई भी कर दिए तो क्वेश्चन को सॉल्व होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ना सॉल्व हो। किसी ने जवाब दिया है, शायद वो पहली बार जवाब दिए हैं आज तक, इसीलिए यूनिट नहीं लिखे हैं। यूनिट नहीं लिखना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, 20 जैसा कोई आंसर नहीं हो सकता। ऑलराइट, मुझे लगता है आप कर रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व। कुछ ना कुछ गलती हो जा रही होगी। अब आप इधर ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। अभी तक किसी से नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। अब देखो, सबसे पहले तो ये उस वक्त का फ्री बॉडी डायग्राम है अलग अलग ब्लॉक्स का जिस वक्त रस्सी अभी टूटी ही नहीं है। स्ट्रिंग्स आर टाइट। टाइट मतलब टूटना अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी 4 ब्लॉक्स के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। जरा कंफर्म कर लो कि भाई सारे डायग्राम्स सही बनाए हैं हम लोग। ब्लॉक ए के ऊपर लगने वाले सिर्फ 2 फोर्सेस, ब्लॉक ए पर लगने वाले 40 न्यूटन नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर। अच्छा, उससे भी पहले ये तो मैं बताया ही नहीं, ये बताना भूल गया।
इधर भी 8 kg है, इधर भी 8 kg है, तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, कोई किधर भी जा नहीं रहा है। शुरुआत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, शुरुआत से ही कोई किधर भी नहीं जा रहा है, सब कुछ स्टेशनरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों साइड में 8 kg मेंटेन है, ठीक, कुल मिला के। तो ब्लॉक ए पर लगने वाला 2 फोर्स है जो मैं दिखाया, ब्लॉक बी पर लगने वाला ऊपर की तरफ टेंशन T2 सेकंड वाले स्ट्रिंग के वजह से, और नीचे की तरफ 40 न्यूटन और स्प्रिंग फोर्स बी भी हो गया। सी वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पर ऊपर ही ऊपर T2 वाला रस्सी जुड़ा हुआ है ना, तो T2 का फोर्स, नीचे की तरफ T1 का फोर्स, और ये 20 न्यूटन का mg वाला फोर्स। बचा सबसे लास्ट ब्लॉक डी। इस ब्लॉक डी के लिए टेंशन T1 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 60 न्यूटन का फोर्स। ये उस वक्त की बात है जब रस्सियां जुड़ी हुई हैं, जो रस्सी को तोड़ने वाले हैं उस रस्सी को तोड़े नहीं है अभी। अब जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग्स, लेकिन उससे पहले एफ स्प्रिंग पता कर सकते हैं ना हम लोग, तो चूंकि इक्विलिब्रियम है, एफ स्प्रिंग हम लोग पता कर सकते हैं, और भी कई चीजें पता कर सकते हैं, लेकिन देखते जाओ। एफ स्प्रिंग का वैल्यू 40 न्यूटन है, ये दिख रहा होगा आपको साफ साफ। अच्छा, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग टू को ही कट किया है ना, कि वन को कट किया गया है। जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 1 इज कट, जैसे ही स्ट्रिंग नंबर 1 को कट किया जाएगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम में बदलाव आ जाएगा। इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या बदलाव आएगा मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज, T1 जहां जहां पर था, क्योंकि रस्सी नंबर 1 गायब हो गया है ही नहीं अब, इस वजह से ये T1 वाला टेंशन गायब हो जाएगा। तो ये फोर्स को हटा दिया और ये भी फोर्स को हटा दिया। ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। अब बस न्यूटन्स लॉ लगा के आंसर तक पहुंचने भर की देरी है, ठीक। तो देखो क्या होगा। ये जो 60 न्यूटन वाला ब्लॉक है, एक एक करके बात करता हूं। फॉर डी वाले ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा तो नीचे की तरफ 60 न्यूटन, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं, इस वजह से इसका एक्सेलरेशन 6 kg ब्लॉक का निकल के आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी नीचे की तरफ। ये सीधे सीधे नीचे गिरना शुरू कर देगा, ठीक है। ब्लॉक डी के बारे में मैं बात किया। अब ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के बारे में बात करते हैं। यही एक पेचीदा बात है, मैं एक्चुअल डायग्राम को कॉपी करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात जरा ध्यान देना, कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूं मैं। आंसर निकाल लोगे तुम, लेकिन सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। जैसे ही स्ट्रिंग नंबर 1 को कट कर दिया जाएगा ना, यह हालत थे, जैसे ही इस वाले स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। यह रस्सी कट हो चुकी है। अब यह जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनो, यह जरूरी नहीं है कि यह 4 kg वाला ब्लॉक जितना एक्सेलरेशन से नीचे जाए या जितना मिलीमीटर में नीचे जाए, 1 मिलीमीटर अगर नीचे जाए तो यह ब्लॉक ए ये भी 1 मिलीमीटर से ही नीचे जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। क्योंकि बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, हो सकता है ऐसा कि नीचे वाला ब्लॉक ए ये मूव ही ना करे, ये रेस्ट में रह जाए, और ब्लॉक बी नीचे चला जाए 1 मिलीमीटर। ये हो सकता होगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हो सकता है। इस वजह से ये कहना गलत होगा कि इसका एक्सेलरेशन ए है नीचे की तरफ, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा नीचे की तरफ। ये कांस्टेंट रिलेशन वाली बात अब यहां पर चलेगी नहीं। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि 4 kg वाला ब्लॉक बी जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाना शुरू करेगा, उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक सी ऊपर जाना शुरू करेगा। यह जरूर कहा जा सकता है, समझे मेरी बात, क्योंकि ये एक रस्सी से जुड़े हुए हैं जिसमें खिंचाव आना असंभव है। इस साइड में ब्लॉक बी जितना नीचे जाएगा 1 मिलीमीटर भी, उतना ही ऊपर ब्लॉक सी को जाना ही पड़ेगा।
लेकिन ब्लॉक ए उतना ही नीचे ऊपर जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ए एक्सेलरेशन मान लिया मैं बी का, सी का भी ठीक उल्टी दिशा में ए एक्सेलरेशन मानना ही होगा, लेकिन ए का उतना ही एक्सेलरेशन होगा, गारंटी नहीं है। समझ सके मेरी बात? इन बातों को मैं फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखिए, बी का एक्सेलरेशन नीचे के तरफ डॉटेड लाइन से मैं फ्री बॉडी डायग्राम के साइड में दिखा दिया। ठीक उतना ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट रिलेशन के वजह से मुझे ऊपर की ओर दिखाना ही होगा, ए। समझ गए ये दोनों बात? अब इक्वेशन क्या बनना चाहिए हमारे पास, किसके लिए? इस डायग्राम को हटा रहा हूं मैं। यह डायग्राम सिर्फ इसलिए था ताकि मैं दिखा सकूं कि बी और सी का एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट है। अब फॉर बी एंड सी, बी और सी के लिए क्या आएगा निकल के एक्सेलरेशन? न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे। एफ एस का वैल्यू बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपने बदलने का मौका नहीं दिया। तो एफ एस प्लस 40, एफ एस प्लस 40 माइनस T2 इक्वल्स टू 4 kg मल्टीप्लाइड बाई ए। मानते हो इस बात को? एफ एस प्लस 40 नीचे की तरफ का फोर्स माइनस T2 बराबर होना चाहिए 4 kg इंटू ए। ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से मैं इक्वेशन बनाया। सी के लिए ठीक वैसा ही इक्वेशन, T2 माइनस 20 से T2 माइनस 20 न्यूटन बराबर होना चाहिए 2 kg मल्टीप्लाइड बाई ए एक्सेलरेशन। समझ सके? एफ एस का वैल्यू जब रस्सी जुड़ी हुई थी उस वक्त जितना हुआ करता था, एफ एस का वैल्यू ठीक उतना ही अभी भी रह जाएगा, यानी कि कितना? 40 न्यूटन। तो 40 40 80 हुआ। दोनों इक्वेशंस को करिए ऐड, तो 60 न्यूटन। T2 कैंसिल हुआ ना? कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं। 80 80 और माइनस 20 60 न्यूटन हुआ, मस्ट बी इक्वल टू 6 kg मल्टीप्लाइड बाई ए का वैल्यू निकल के आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये एक्सेलरेशन, आप पूछोगे किसका है ये एक्सेलरेशन? तो सी का अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर की ओर है ये एक्सेलरेशन, ऊपर की ओर का एक्सेलरेशन है ये। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी का एक्सेलरेशन नीचे की ओर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है ना? आई होप समझे बात को आप। एफ एस प्लस 40 80 हो गया, 80 में T2, ठीक है, सब सही है। अब इसके बाद फिर बच गया किसका एक्सेलरेशन पता करना? ए का। ए का एक्सेलरेशन पता करना सबसे आसान है। फॉर ए मैं यहीं लिख देता हूं। चलो, ए के लिए भाई 40 न्यूटन नीचे 40 न्यूटन ऊपर, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 0। आई होप समझ गए बात को। एक एक ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने एक्सेलरेशन पता कर लिया, लेकिन किस रूल का यूज किया? रूल बस ये था कि स्प्रिंग में जो भी खिंचाव या दबाव में बदलाव आता है, यानी पहले से अगर एलोंगेशन है तो रह जाएगा उतना ही, पहले से कंप्रेशन है रह जाएगा उतना ही, उसको बदलने में, कंप्रेशन या एलोंगेशन को बदलने में समय लगता है। ठीक, इसी लॉजिक का हमने इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे बात को। हम लोग अब टॉपिक बदल रहे हैं और स्प्रिंग पर बहुत क्वेश्चंस कर लिए हम लोग। आप हालांकि प्रैक्टिस करते रहिए, लेकिन फिलहाल हम लोग टॉपिक बदल रहे हैं। लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए न्यूटन्स लॉज, न्यूटन्स लॉज फॉर डिफरेंट फ्रेम्स। फ्रेम्स का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से चैप्टर में आया था, किस चीज के डिस्कशन के वक्त बात हुई थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में? हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को सीखते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बात कर रहे थे। सर फिर बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, पिछले क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं। देखो, ये बस मैं सोचा नहीं था कि क्या क्वेश्चन दूंगा, इस वजह से मैं देते देते मुझे लगा कि पुली लगा देते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा करने के लिए। बन भी गया अच्छा क्वेश्चन, तो देखने में केवल डिफिकल्ट लग रहा है ये।
ठीक है ना, देखने में केवल डिफिकल्ट लग रहा है। अब इसी डायग्राम को केवल देखते हुए तुम समझ जाओगे। फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक, फिर से मैं इसी सवाल को बता रहा हूं, कई बच्चे पूछ रहे हैं इस वजह से। शुरुआत में ही जब रस्सी टाइट है दोनों साइड में, तब तो दोनों तरफ मास बराबर है, 8 kg 8 kg, सब कुछ बैलेंस्ड है, ठीक, सब कुछ बैलेंस्ड है। यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा टेंशन T1, यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा टेंशन T2, यहां पर कुछ ना कुछ रहा होगा स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स Fs, ठीक। इन सारी चीजों को इक्विलिब्रियम में रखते हुए T1 T2 Fs सब मिल के लगे हुए हैं, सब कोई मिल के सारे ब्लॉक्स को इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। अब सवाल बस ये है कि अगर ये रस्सी गायब हो जाती है तो इक्विलिब्रियम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सभी ब्लॉक्स मूव करने लगेंगे, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही सवाल है बस। तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, देखो कितना आसान सा कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट जो D है उस पर लगने वाला एकमात्र फोर्स नीचे, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं, यहां पर वाला रस्सी ही गायब हो गया ना, तो इस वजह से D का एक्सेलरेशन आ गया। अब C के एक्सेलरेशन के बारे में बात करो, C का एक्सेलरेशन नहीं पता, ना तो T2 का वैल्यू पता है। T2 का वैल्यू पता नहीं होने के वजह से हमें क्या करना होगा, C का एक्सेलरेशन A ऊपर मानेंगे और B का एक्सेलरेशन A नीचे मानेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे दोनों के लिए। न्यूटन सेकंड लॉ लिखते ही आंसर आ जाएगा B और C के लिए, ठीक। अच्छा, बचती है बात फिर A के लिए। तो B के फ्री बॉडी डायग्राम में भी और A के फ्री बॉडी डायग्राम में भी स्प्रिंग के तरफ से लगने वाला फोर्स जो पहले लग रहा था वही अभी भी लगेगा। पहले कितना लग रहा था ये हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। पहले जितना लग रहा था स्प्रिंग फोर्स उतना ही अभी भी लगेगा। इन बातों का हम लोगों ने इस्तेमाल किया और देखिए क्वेश्चन को सॉल्व आखिर कैसे किए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस मैं एक चेंज लाने वाला हूं इस फ्री बॉडी डायग्राम में, वो ये कि T1 वाला टेंशन गायब कर दूंगा। यह रस्सी के जुड़े हुए वक्त का फ्री बॉडी डायग्राम है चारों ब्लॉक्स का, यह खुद से आपको बनाना था, यह तो बनाने आना ही चाहिए आपको पहले तो। इसके बाद मैं दो लॉजिक यूज किया हूं। पहला लॉजिक ये कि टेंशन गायब हो जाएगा T1 वाला, और दूसरा लॉजिक ये कि Fs का वैल्यू जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स तब तक लगते रहता है जब तक एलोंगेशन होता है और एलोंगेशन को बदलने में समय लगता है, ठीक। तो ये रहा नया फ्री बॉडी डायग्राम। इस नए फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए T1 वाला टेंशन में दिखाया ही नहीं, और B और C का एक्सेलरेशन मैं पहले मान लिया कि A है, एक का नीचे दूसरे का ऊपर, ठीक है। और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ दोनों ब्लॉक्स के लिए, ब्लॉक B और C दोनों के लिए हम लोगों ने लिख लिया। आंसर आ गया A का वैल्यू। और बची बात ब्लॉक A के लिए। ब्लॉक A के लिए फ्री बॉडी डायग्राम से निकलने वाला न्यूटन सेकंड